नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। चर्चा करेंगे प्लासी का युद्ध। मैंने पढ़ा दिया है, लगातार आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल निःशुल्क हमारा कोर्स चल रहा है हमारे YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस पर। तो आज की जो लड़ाई है वो बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध के विषय में चर्चा करते हैं डिटेल से। जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न नहीं छूटेगा। आप जुड़े रहिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। तो देखिए, बक्सर के युद्ध की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? बक्सर के युद्ध की बात करते हैं। तो आप थंबनेल आप देख रहे हैं, 22 अक्टूबर 1764 को ये बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। तो देखिए, चर्चा करते हैं बक्सर के युद्ध पर डिटेल से। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, बक्सर का युद्ध या बक्सर की लड़ाई। युद्ध कह लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बक्सर की लड़ाई कह लीजिए, ठीक है जी। तो देखिए, डेट क्या है भाई साहब इसकी? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध होता है। और युद्ध दो हिस्सों में होता है। एक हिस्से में शासक थे इसके और एक हिस्से में शासक थे। एक तरफ अंग्रेजी सेना थी इसके, अंग्रेजी सेना थी एक तरफ। कौन थी? अंग्रेजी सेना। और एक तरफ थे इसमें, अंग्रेजी सेना थी एक तरफ और एक तरफ नवाब थे, भारतीय नवाब। तो भारतीय नवाब कौन कौन से थे? तो देखिए, एक मीर कासिम था जो इस लड़ाई को लड़ रहा था। इधर से कौन लड़ रहा था? मीर कासिम, नोट करते चलिएगा। दूसरा जो था वो शुजाउद्दौला था। कौन था? शुजाउद्दौला था दूसरा। तीसरा शाह आलम सेकंड था, शाह आलम सेकंड, है ना। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ कहाँ के शासक थे जो बक्सर के युद्ध को लड़ रहे थे। कौन से युद्ध को लड़ रहे थे? बक्सर के युद्ध को लड़ रहे थे। इस डेट को आप याद रखिएगा। कंपटीशन इस लेवल पे है कि आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी, 22 अक्टूबर 1764 की, ठीक है। इस युद्ध ने, जो प्लासी में युद्ध हुआ था इससे कुछ साल पहले, प्लासी के युद्ध के निर्णयों पर मोहर लगा दी थी एक तरीके से, ठीक है। कौन से युद्ध ने? इसी युद्ध ने, 22 अक्टूबर 1764। तो मीर कासिम, प्रश्न पूछा जाता है, बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था, ठीक है। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला था। दिल्ली का सम्राट, दिल्ली का सम्राट कौन था? ये तीनों लिख लेना। दिल्ली का सम्राट था शाह आलम, ठीक है। अवध का शुजाउद्दौला, बंगाल का था आपका मीर कासिम और दिल्ली का सम्राट शाह आलम सेकंड था। अब ये युद्ध होता है कौन से मैदान में होता है भाई साहब? बक्सर का मैदान। ये बक्सर की लड़ाई बक्सर के मैदान में होता है ना। बक्सर अगर वर्तमान में बात करें तो बिहार में स्थित है। ये वाला जो शहर है गंगा नदी के तट पर है, वर्तमान में बिहार में स्थित है। लेकिन उस समय कहाँ था? बंगाल में था, गंगा नदी के ही तट पर। गंगा नदी के ही तट पर स्थित है। आज भी गंगा नदी बहती है भाई। उस समय जगह तो कहीं जाएगी नहीं, बस इलाके पॉलिटिकल रूप से अलग हो गए, राजनीतिक रूप से राज्य अलग हो गए, ज्योग्राफिकल कंडीशन तो वही रहनी है ना। तो बक्सर जहाँ था वही है, लेकिन इस समय बिहार में, उस समय बंगाल में था। अब इस तरफ कौन था? इस तरफ था मेजर। मेजर की रैंक थी इसकी अंग्रेजी सेना में, और पूरा नाम इसका हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो था, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को इस युद्ध को बक्सर में लड़ा गया, गंगा नदी के तट पर स्थित है। मेजर था आपका हेक्टर मुनरो, ठीक है। कौन था? हेक्टर मुनरो। और इधर तीन शासक थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड। ये बंगाल का, ये अवध का, ये दिल्ली का, ठीक है। युद्ध होता है, पूरी ताकत से लड़ा जाता है। दोनों तरफ से आप समझ रहे हैं, तीन शासकों की सेनाएं थी और इधर हेक्टर मुनरो की सेना थी। इधर किसकी सेना थी? हेक्टर मुनरो की। फिर भी कौन जीतता है इस युद्ध को? यही जीतता है अंततः। कौन जीत जाता है? मेजर। मेजर हेक्टर मुनरो की सेना इसे जीतती है ना। यानी कि बक्सर का युद्ध किसके द्वारा जीता गया? अंग्रेजों के द्वारा जीता गया। नोट करके लिख लेना, अंग्रेजों के द्वारा इसे जीता गया। अंग्रेजों के द्वारा जीता गया, ठीक है। ये नोट कर लेना।
ये तीनों शासकों को हरा दिया इस युद्ध में, तीनों शासकों को हरा दिया। कब हो रहा है? 64 में हो रहा है, ध्यान देते चलना। इन तीनों शासकों को इस बक्सर के युद्ध में हरा दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, जहां तक कोई समस्या हो तो पूछिएगा। इस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो वेंसी टाट था। बंगाल का जो गवर्नर था, अंग्रेजी व्यक्ति था, वो वेंसी टाट था, है ना। क्योंकि लड़ाई बंगाल में ही हो रही थी, तो नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसिस्टार्ट, है ना। इसका नाम भी लिख लेना, वेंसिस्टार्ट था उस समय बंगाल का गवर्नर, अंग्रेजी व्यक्ति था। क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद इन्हीं के हाथ में एक तरीके से शक्ति आ चुकी थी बंगाल की। प्लासी के युद्ध, जो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया था, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव था प्लासी के युद्ध में। उस युद्ध के बाद बंगाल की जो स्थिति थी एक तरीके से वो अंग्रेजों के अधिकार में ही थी, लगभग बात करें तो। लेकिन उसके बाद जब ये युद्ध होता है तो पूरी ताकत से अंग्रेजों के अंडर में बंगाल आ जाता है, यानी कि बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के ऊपर कब्जा कर लेती है बक्सर के युद्ध के बाद। इस युद्ध को इतिहास में बेटा निर्णायक युद्ध कहा जाता है। लिखना, बक्सर के युद्ध को लिख लेना पॉइंट बना के आप, निर्णायक युद्ध कहा जाता है अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। युद्ध कहा जाता है, लड़ाई कहा जाता है, निर्णायक लड़ाई कही जाती है जे अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा युद्ध कहा जाता है? मैं लिख ही देता हूं, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था। ठीक है, क्यों निर्णायक था? देखिए अगले पॉइंट में मैं बात करता हूं क्यों निर्णायक था। आगे बात करता हूं, अगले पेज पे चलता हूं। अगले पेज पे नोट करके लिखना, बक्सर की लड़ाई के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद, कौन सी लड़ाई के बाद? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल पर, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य हो गया। आधिपत्य लिख दिया मैंने, आधिपत्य हो गया। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया इस लड़ाई के बाद। प्रश्न पूछ लिया जाता है, अंग्रेजों ने कब अधिकार किया बंगाल पर? तो अंग्रेजों ने बंगाल पर 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अधिकार कर लिया था। 1764 में अधिकार कर लिया था, है ना। अंग्रेजों ने बंगाल पर 1764 में अधिकार, ये नोट कर लेना। ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आता है, भारत में अंग्रेजी शक्ति की नींव कब पड़ी? अंग्रेजी शक्ति की नींव कब पड़ी? तो 1764 के युद्ध के बाद पड़ी। ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। 3 शासकों ने मिलकर के लड़ा मेरे भाई, फिर भी हेक्टर मनरो इसे जीत गया और सेना के ताकत के दम पर जीता था। यानी कि हेक्टर मनरो की सेना ज्यादा ताकतवर थी हमारे तीनों शासकों से। तो नींव जो भारत में रखी गई, अंग्रेजी शक्ति की जो नींव रखी गई, वो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद रखी गई। ठीक है, बिल्कुल निर्णायक युद्ध था ये। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। कौन सा युद्ध था निर्णायक? 1764 का बक्सर का युद्ध, है ना। इसी के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, और एक पॉइंट और नोट करना, बक्सर की लड़ाई सैन्य क्षमता के आधार पर, बक्सर की लड़ाई किसके आधार पर बेटा? सैन्य क्षमता के आधार पर अंग्रेजों ने जीती थी, अंग्रेजी शासकों ने जीती थी। ठीक है, सैन्य क्षमता के आधार पर। सेना की जो क्षमता थी वो बहुत ज्यादा थी अंग्रेजी। कौन था? हेक्टर मनरो था, जो मेजर के रैंक पे था ईस्ट इंडिया कंपनी में। हेक्टर मनरो, सैन्य क्षमता बहुत ज्यादा थी और भारतीय शासकों की बहुत कम पड़ गई। इस वजह से इन्होंने सैन्य क्षमता के आधार पर इस युद्ध को जीता था, बक्सर के युद्ध को। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ये संधि करते हैं। आप अगर आपने संधि पढ़ी हो तो, है ना। तो जैसे संधियां पढ़ते हैं ना,
तो हेक्टर मुनरो ने या अंग्रेजी शासकों ने कुछ संधियां करी और उन संधि में नाम आता है एक इलाहाबाद की संधि थी। इसी युद्ध के तुरंत बाद संधि करी उन्होंने भारतीय शासकों से, खासतौर पे शाह आलम जो सम्राट था दिल्ली का। ये संधि होती है 12 अगस्त, तारीख 12 अगस्त और 1765 को। ये पहली संधि, इलाहाबाद की पहली प्रथम संधि है ये, ठीक है। ये संधि भी एग्जाम में आती है इसी युद्ध के बाद। और एक संधि होती है इलाहाबाद की दूसरी संधि, ठीक है भाई। इलाहाबाद की दूसरी संधि लिख लेना। ये कब होती है? 16 अगस्त को। एक ही महीने में हो रही है, बस दिन अलग अलग हैं। 1765 वर्ष तो वही आएगी 1765, कोई दिक्कत? बताइए। इस युद्ध को उन्होंने जीता, बंगाल पर कब्जा किया, बंगाल के शासकों से संधियां की। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को पहली, दूसरी इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को। किसके मध्य हुई थी? ये शाह आलम सेकंड के मध्य में। तो इन संधियों के तहत क्या किया था? इन संधियों के तहत मैं आगे बात करता हूं, अगले पेज पे चलते हैं। इन संधियों के होने के बाद इलाहाबाद तक का जो क्षेत्र था, इलाहाबाद, और उस समय इलाहाबाद के इलाके को कड़ा के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद तक का जो क्षेत्र था पूरा का पूरा, वो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आ गया। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आ गया था इस संधि के बाद। दूसरा, इन्हीं संधि के बाद ये संधि किस किस के मध्य हुई थी अगर बात करते हैं तो इधर शाह आलम था, शाह आलम सेकंड दिल्ली का सम्राट, और उधर था हेक्टर मुनरो। इन दोनों के मध्य में ये संधि हुई थी, ये नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिए। शाह आलम सेकंड ने, पॉइंट बना के लिखना, शाह आलम सेकंड ने, जो कि दिल्ली का सम्राट था। कहां का सम्राट था? दिल्ली का, ब्रैकेट में लिख लेना, दिल्ली का उस समय का सम्राट था। शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी भी लिख सकते हो आप यहां, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए। दीवानी अधिकार प्रदान किए, दे दिए थे, यानी कि दीवानी अधिकार दे दिए थे। कमाई का जो पूरा का पूरा संसाधन था, जो पैसा कम था बंगाल से, कमाई का जो सोर्स ऑफ इनकम का पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर था, एक ढांचा था, वो किन के हाथों में दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। उन्हीं को बोलते थे दीवानी अधिकार, अंडरलाइन कर लेना, इनको दीवानी अधिकार बोलते थे। कौन कौन से राज्यों के दीवानी अधिकार दे दिए थे साहब? देखो साहब, बंगाल के दीवानी अधिकार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार, ठीक है, और बिहार के दीवानी अधिकार, तीनों राज्यों के दीवानी अधिकार दे दिए, दीवानी अधिकार दे दिए थे, ठीक है। कौन से अधिकार दे दिए थे? दीवानी अधिकार दे दिए थे, ये नोट कर लेना, तीनों राज्यों के दीवानी अधिकार, ठीक है। दीवानी अधिकार का मतलब है राजस्व। दीवानी अधिकार का मतलब क्या है? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सरल भाषा में समझिएगा। दीवानी अधिकार इन द सेंस ऑफ राजस्व अधिकार। पैसा कहां से आता है? ये सभी जो राजस्व अधिकार थे, इनकम का जो सोर्स था, काय का सोर्स था, इनकम का जो सोर्स था, वो सब इन्हीं के हाथों में आ गया। किन के हाथों में आ गया? इनके हाथों में आ गया इनकम का सोर्स, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। आगे क्या होता है, जब बंगाल, उड़ीसा, बिहार के दीवानी अधिकार इनको दे दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए, किसने दे दिए? शाह आलम सेकंड ने। किसने दे दिए? शाह आलम सेकंड ने। तो उसके बाद कंपनी अपने दो दीवान बना देती है पैसे को लेने के लिए, टैक्स की उगाही के लिए। तो दीवानी अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? एक दीवान पद बनाती है। कौन सा पद बनाती है? दीवान पद बनाती है, ठीक है। एक बंगाल में दीवान नियुक्त करती है। कहां पे नियुक्त करती है? बंगाल में। और एक बिहार में दीवान नियुक्त करती है ना, राजस्व, पैसे उगाने के लिए। बंगाल के अंदर करती है रजा खान करके एक व्यक्ति थे उस समय, मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया। मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया, ठीक है। मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया। बंगाल का दीवान क्या बनाया? बंगाल का दीवान। बिहार का दीवान किसे बनाया? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था पैसे उगाने के लिए। ये जनता से टैक्स लेंगे, यानी कि पैसा लेंगे, दीवानी राजस्व लेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। तो दो दीवान नियुक्त किए थे बंगाल और बिहार के अंदर, है ना। बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में जो नियुक्त किया राजा सिताब राय। क्या नाम था इनका? राजा सिताब राय। राजा सिताब राय ये बनाए गए थे,
है ना। ये दीवान बनाए गए थे, उप दीवान इन्हें कह सकते, उप दीवान नियुक्त किए गए थे ये कंपनी के द्वारा, है ना। उप दीवान नियुक्त किए गए थे कंपनी के द्वारा कि भाई पूरा पैसा लो और हमें पैसा देना है आपको। किसने नियुक्त किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नोट कर लेना पूरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे पॉइंट लिख लेना, रॉबर्ट क्लाइव ने इसी समय क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक शासन और लगा दिया था भाई साहब, बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया था, दोहरा शासन। कौन सा शासन? दोहरा शासन बंगाल में लगा दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन लगा दिया था, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। किसने लगा दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और कोई दिक्कत सख्त समस्या हो तो यहां तक बताइएगा मुझे, यहां तक आप मुझे बताइएगा। जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी के युद्ध के परिणामों पर पूरे तरीके से बक्सर के युद्ध ने मोहर लगा दी, और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में पहली बार अंग्रेजी ताकत स्थापित हो गई। अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो राजनीतिक रूप से स्थापित हो गई, अभी तक व्यापार कर रहे थे वो, लेकिन प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध ने बैक टू बैक भारत के बंगाल शहर में, माफ कीजिए राज्य में, जिसे उस समय का स्वर्ग कहा जाता था, क्या बोलते थे? बंगाल को स्वर्ग कहते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा संसाधन था, सबसे ज्यादा धन था, सबसे ज्यादा टैक्स आता था, गंगा नदी घाटी में स्थित था, बंदरगाह बहुत अच्छे थे, है ना। हुगली नदी जो बहती है एक धारा के रूप में, वो औद्योगिक व्यापार के लिए भी जानी जाती थी उस समय तो, और बहुत बड़ा राज्य था, इसके अलावा बहुत बड़ा राज्य था, तो उस समय का स्वर्ग था बंगाल। ठीक है, तो बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं पहली बार 1764 की लड़ाई के बाद। तो बेटा प्रश्न कई बार आता है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता या अंग्रेजी सत्ता की नींव कब रखी गई, कौन सी वर्ष में अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी गई? तो 1764 बंगाल बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी गई। कौन से युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी गई थी। ये पूरा मैंने आपके सामने इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। इसी तरीके से आपको महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध युद्धों की, लड़ाइयों की एक प्लेलिस्ट अलग से बनेगी। आप पढ़ते रहें, जुड़ते रहें, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज्यादा से ज्यादा करते रहें। निःशुल्क बिल्कुल पढ़ाए जा रहे हैं, ये आपको डेली क्लास मिलती है, और इसके अलावा सिंधु नदी तंत्र चल रहा है, उसमें बाकी की सहायक नदियों की हम चर्चा करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।